तो क्या आप लोग तैयार हैं इस वीडियो से 18 मार्क्स गिफ्ट लेने के लिए? तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो से 18 मार्क्स लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब आया था? तो 1914 में आया था। 1914 से कब तक चला था? 1919 तक चला था। कब तक चला था? 1919 तक चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब आया था? आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले कि यहाँ पे जो है भारत का जो औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या भारत के लोग थे शामिल? नहीं थे ना। तो आपको पता है कौन कौन से दो लोगों के बीच में हुआ था वर्ल्ड वार? एक खुद हुआ था मित्र राष्ट्र के, और एक कौन था? धुरी शक्ति था। तो इन दोनों बीच में ब्रिटेन था, आपके भारत इसमें शामिल नहीं था, आपको पता होगा। और जो भी खास करके जितने भी औद्योगिक चीजों में जो है आगे कौन था हमारा? ब्रिटेन, इंग्लैंड आगे था। तो उस समय जो उत्पादन कर रहे थे सबसे ज्यादा सारी चीज जो है प्रोवाइड पूरे देशों को कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। तो यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि जब हमारा वर्ल्ड वार होता है तो उस समय ब्रिटेन क्या होता है? बिजी हो जाता है, जिस कारण जो है अब देखते हैं कि वो ब्रिटेन जो है पूरे देशों में सप्लाई नहीं कर पाता है, और वो लड़ाई में ध्यान देता है ताकि जो है जिसके कारण जो अब देखते हैं कि यहाँ पे उत्पादन भारत का बढ़ता है। तो अब इसी को आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वार था और वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका। आपको पता है वो पूरे विश्व में कर था, प्लस भारत में भी कर रहा था निर्यात, तो वो अब नहीं कर पा रहा था ये चीजें, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। अब भारत के जो उद्योग थे वो अब यहाँ पे आने लगे, उभरने लगे। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें जैसे कि बनाने की वजह वो क्या बना रहे थे, मतलब वो अब वो चीज नहीं बना रहे जो लोगों को सप्लाई हो, वो क्या बना रहे थे वहां के जो भी थे? तो वो लोग बना रहे थे सैनिक सामग्री। जो सैनिक, यानी कि चूंकि लड़ाई हुआ तो सैनिक सामग्री चाहिए ना, तो सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। और इसलिए जो है यहाँ पे देखते हैं कि भारत उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया, जहाँ पे कपड़ों का डिमांड, बहुत सारी चीजों का डिमांड हो रहे थे। और इसलिए जो है पहले विश्व युद्ध के समय भारत औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, है ना। भारत का जो है औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए तो आप लोग अपने से जरूर एग्जाम में लिख आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आए हुए, यहाँ तक कि 2023 के एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आया था, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कि विश्व व्यापार संगठन के दो उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। यानी कि जितने भी हमारे विश्व में अब व्यापार हो रहे सब मतलब इक्वलिटी, किसी में भेदभाव ना हो कोई, है ना। और विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। मान के चलिए यहाँ पे व्यापार में, ट्रेड में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको जो है ये निपटाएगा विश्व व्यापार संगठन, है ना। मीटिंग करेगा, बैठक करेगा और वहां पे जो है इसको सॉर्ट आउट करेगा। थर्ड क्वेश्चन, भारत में लो अयस्क के किन्हीं तीन वितरण क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए कई बार। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सर्वाधिक लो अयस्क जो है हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, इन तीन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं लो अयस्क। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है? आपको पता है कि कोई भी देश हो वहां पे विविधताएं बहुत ज्यादा है, हर एक जाति धर्म के लोग हैं, है ना। तो इसको लोकतंत्र कैसे उसको समायोजित करता है, यानी कि सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि सबको साथ में कैसे रखता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, अधिकतर देशों में सामाजिक विविधता मौजूद होती है, मतलब बहुत ज्यादा सामाजिक विविधता है, अंतर है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक जगह में कई प्रकार की विविधताएं होती है, जैसे धर्म से, प्रजाति से, जाति से, लिंग से, संस्कृति से, लोगों का कल्चर भी अलग अलग होता है। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। जो लोकतंत्र होता है वो सभी को समान अधिकार देता है तथा संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, रंग, धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र देश होता है वो संविधान से चलता है। और इस प्रकार जो है लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा देशों की सामाजिक विविधता को भी समायोजित करता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की निम्नलिखित कारणों से जरूरत है। पहला, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। दूसरा आप लोग लिखेंगे सरकार, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने हेतु। देश के लिए उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पे आपको पता है कोई भी राजनीतिक दल होता है, कोई भी पार्टी होता है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों होता है ना। तो यहाँ पे कोई भी समस्या होगा तो विपक्ष वाला यहाँ पे तुरंत बोलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखेंगे। ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहा जाता है? जो बहुत सारे देशों में जो है आप देखते हैं कारोबार अपना स्थापित करता है, अपना जो है फैक्ट्री को खोलता है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बहुत सारे देशों में वो अपना फैक्ट्री खोलता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब आगे यहाँ पे लिखेंगे, यह कंपनियां अपने देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। यह यहाँ तक कि अपने देश में ही नहीं, है ना, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो सिर्फ उसी के देश में नहीं, अलग अलग देशों में भी बनाते हैं वो अपना प्रोडक्ट, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखे गए हैं। और इन कंपनियों की अपने देश के अलावा और भी देशों में संपत्ति होती है, यानी कि जो भी इसका संपत्ति है वो सिर्फ उसके अपने देश में नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हर एक देश में बन रहे हैं, बहुत सारे देशों में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। कोई भी जैसे मोबाइल ले लीजिए, तो मोबाइल कोई एक जगह बन रहा है, उसका बहुत जगह बन रहे होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से उसका जो संपत्ति है उस कंपनी का, वो उस देश में भी होगा। तो ये चीजें हैं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 1914 से 1919 तक क्या था, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे खत्म होता है तो यहाँ पे हमारे भारत में क्या आता है? महामंदी। भारत में नहीं, पूरे विश्व में महामंदी आता है। तो महामंदी के समय जो आप देखते हैं बंगाल के पटसन पैदा करने वाले के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण जो है बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पटसन की कीमत में भारी गिरावट हो गई, मतलब जो रेट है उसका दाम जो है वो घट गया पूरा, है ना। जितना कीमत मान के चलिए 50 रुपए है तो उसको कितना मिल रहा है? 20 रुपए मिल रहा है। तो रेट गिरेगा तो उसको नुकसान होगा या फायदा होगा? तो नुकसान होगा, किसान को नुकसान होगा। इसके परिणाम स्वरूप, है ना, बहुत सारे लोग जो है कर्ज में डूब गए। भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए दो, है ना, आवश्यक भौगोलिक दशाओं को भी लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, उसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए तो आप जो है चावल को उगा पाएंगे। कि उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। दूसरा क्या है कि समतल भूमि होनी चाहिए, भूमि जो है समतल होना चाहिए ताकि ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे, है ना। समतल जमीन अगर रहेगा तभी तो पानी इकट्ठा हो पाएगा, है ना। अगर पानी ऐसे जमीन ढलान रहेगा तो पानी तो गिर जाएगा। तो पानी उसे चाहिए होता है, इसीलिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए समतल जमीन होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग कि लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है। जनता द्वारा ही तो सरकार को चुना जाता है और इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी होते हैं। जो सरकार होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी होते हैं। और लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेते हैं। लोकतंत्र में जो है जनता ले सकते हैं जानकारी, है ना, कि सरकार जो है क्या कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तथा विरोध दल, जो विरोधी दल होता है, वो सरकार की आलोचना भी करती है। जो विरोधी पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है, जो हार चुका है, वो सरकार की आलोचना करती है अगर सरकार गलत करता है तो, है ना। इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है ना। तो इस से आपने देखा कि जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। 10 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? यानी कि आपको पता है कि यूरोप में, यानी कि इंग्लैंड में, है ना, क्या हो चुका था, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुका था। कब आया था? तो आप लोगों को पता है ना। वो डेट हमें एक बार बता दें, औद्योगिक क्रांति कब से कब तक आया था, है ना। तो 18वीं सदी के मध्य में आया था, आप लोग को बताए हुए हैं।
तो उस समय जो आया था यहाँ पर, तो बट उस समय औद्योगिक तो आ गया, बट लोग जो है हाथों से ही काम क्यों करवाते थे? तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब मशीन तो आ गया, बट मशीन की जगह पे लोग हाथ से ही काम करवा रहे थे, क्यों करवा रहे थे? तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे आंसर होगा। फिर ये चीज आप वही लिख दीजिएगा, है ना, कि यहाँ पे जो 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति जो है मशीन की बजाय हाथों से काम कराने वाले श्रमिक को प्राथमिकता, है ना, हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता दे क्यों देते थे? इसका निम्नलिखित कारण थे। जैसे कि पहला कि क्या था, श्रमिक की अधिकता थी, मतलब बहुत सारे लेबर जो हमें मिल जाते थे, है ना, मजदूर बहुत सारे मिल जाते थे, है ना, बहुत ज्यादा ही थे। दूसरा क्या है, श्रम की मौसमी मांग, है ना, जो लेबर थे उसकी मौसम के साथ मांग होती थी, है ना। थर्ड क्या है आप लोग का, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद की मांग, जो मानव द्वारा जो मानव के कौशल यानी कि उसके जो हुनर के हिसाब से जो बनाए जाते थे कोई भी प्रोडक्ट, तो उसका जो है उत्पादन का की मांग जो है वो ज्यादा थी। इसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, हाथ से बनी वस्तु के प्रति आकर्षण, है ना, मतलब हाथ का जो वस्तु बनता था वो बहुत अच्छा बनता था। मान के चलिए मशीन जो बनाएगा वो एक जैसा वस्तु बनाएगा, बट हाथ क्या करता था, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना देता वस्तु का, है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये कहा गया है। और पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे कि मशीन की समस्या है ना, कि मशीन जो है, आप ये भी सोचिए कि मशीन जो है महंगा हुआ करता था, और जब सस्ते मजदूर मिल जा रहे हैं तो क्या जरूरी मशीन कोई खरीदेगा, ज्यादा पूंजी क्यों लगाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखी, है ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग कि बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, और वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। तो टरबाइन जो है यहाँ पे लगा दिया जाता है। फिर से बनाते हैं टरबाइन का फिगर, है ना, मान के चलो आप ऐसा कुछ, है ना, ऐसा ये टरबाइन जो है गोल गोल रास्ता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पूरे तेजी से हवा चलता है क्योंकि यहाँ पे नदियां होती है। तो इस तरह से जो आपने देखा यहाँ पे, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। पवन कभी खत्म होगा क्या? नहीं। और ये हवादार जगहों पर जो है ये चक्की लगाई जाती है ना, जिसकी मदद से क्या की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है ना। तो ऐसा आप लोग लिख देंगे। व्यापार और निवेश नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है? किन्हीं तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख करें, है ना। तो इसको समझते हैं। तीन प्रक्रिया निम्नलिखित है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, पहला कि विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो क्या करता है, छोटे जो उत्पादक होते हैं, जो छोटे छोटे जो बनाते हैं, है ना, प्रोडक्ट को, उसे क्या करता है, वो ऑर्डर देता है ना। जैसे कि मानो यहाँ पे वस्त्र का, है ना, जूते चप्पल एवं खेल के सामान, है ना, जैसे यहाँ पे जैसे होगा ना, जैसे उद्योग है जहाँ विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है ना। और यहाँ से जो आप देखते हैं कि यहीं से जो है सारे छोटे छोटे लोग ऑर्डर दे करके ये लोग बनाते हैं, और इसी से जो है लेकर के वो लोग क्या करते हैं, विश्व में पूरा इस सामान को बेचते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को इन उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है ना, मतलब उनकी जो है ना, जो भी आपूर्ति है, मतलब उन्हें जो चाहिए होता है वो पूरा की जाती है, और फिर क्या की जाती है, उन्हें उन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेची जाती है ना। और वो इन्हीं लोगों से लेकर के, ग्रामीण लोगों से ही लेकर के क्या करता है, बस उसमें अपना ब्रांड लगा देता है और उसे जो है पूरे विश्व में बेचता है ना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनी को खरीदनी और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है ना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तर लिखेंगे इसका, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो चुनाव लड़ता है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपनी नीति और कार्यक्रम तय करती है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ती है ना। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है तो क्या करता है, वो एक नोटिस जारी करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, है ना। और उसमें जो वो सारी चीजें लिखता है कि हम क्या क्या करने वाले, क्या क्या नीति हम बनाए हैं, वो अगर हम मेरा सरकार बनता है तो हम वो लागू करेंगे, है ना, मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं इंग्लिश में। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाती है ना, राजनीतिक पार्टियां। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है ना, मतलब सरकारी जो भी योजना है वो राजनीतिक पार्टी क्या करती है, उसे लोग तक बताती है। तो ये सारे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे?
है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखे, है ना। मतलब सरकार जो भी चला रहे हैं, है ना, उसके बारे में उसको जनता को तो मालूम होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी उद्देश्य से 2005 में क्या किया गया, सूचना का अधिकार का एक कानून बनाया गया ताकि विकास कार्यों में विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने तथा यानी कि घटिया, यहाँ पे ठीक है, घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सकते हैं कि, है ना, कि इसमें जो है कौन कौन जिम्मेवार है। मान के चलिए सरकार है वो कुछ गलत काम कर रहा है ना। तो हमें क्या है कि हमें एक 2005 में एक अधिकार मिल गया था कि हम जो है जान सकते हैं कि सरकार जो भी काम कर रहा है ना, इसमें इस गलत काम में जो कौन कौन शामिल है ना, हम लोग जान सकते हैं। तो इससे होगा कि जो भी जिम्मेवार है ना, इसका जो भी गुनहगार है वो पकड़ा जाएगा। तो ये चीजें फायदे है हमारे लिए, है ना। ठीक है, जैसे पारदर्शिता भी आप कह सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता को नियुक्त किया था, है ना। संक्षेप में वर्णन करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता को नियुक्त किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में वस्त्र पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था और कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने या फिर माल एकत्रित करने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए जो है वेतन भोक्ता कर्मचारी तैनात कर दिए थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था, है ना। इनके ये पहले वेतन भोक्ता थे, है ना। इसके बाद इसे क्या किया गया, गुमास्ता के रूप में जो है वो कपड़े की फैक्ट्री के जो भी लोग होते थे जो कि उत्पादन करते थे, उन लोग का निगरानी में लगा दी ताकि वो जो है वस्तु को किसी दूसरे को ना बेच पाए, है ना। और कुछ ऐसा सरकार के खिलाफ, जो अंग्रेज सरकार उसके खिलाफ ऐसा कुछ एक्शन ना ले वो लोग, है ना। इस बीच में होता है क्या था कि गुमास्ता और जो है जो हमारे बुनकर थे उन लोग के बीच में झगड़ा भी हो जाता था। ठीक है, ये सब बातें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, खनिज को हमें क्यों जरूरी है बचाना, इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग हो गया या कृषि, दोनों ही खनिज पर निर्भर करते हैं, दोनों ही खनिज पर निर्भर है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है, यानी कि एक बार आप इसको उपयोग कर ली तो बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। सीमित है, बहुत कम है, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा, पक्का एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाले पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग अभी बाइक चला रहे तो पेट्रोल भराते हैं ना, तो अगर खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल आएगा कहाँ से, तो आने वाले पीढ़ी बाइक चला पाएगा क्या, नहीं चला पाएगा ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी संरक्षण करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्यों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। क्यों शिक्षा एक लोकतंत्र के लिए चुनौती, आप समझिए इसको। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में, देखिए विशेषकर कौन सी शिक्षा की बात कही जाए, राजनीतिक शिक्षा, इसके अभाव में जो है कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। अब पढ़ा लिखा है ही नहीं तो उसके पास क्या राइट से क्या अधिकार है उसको पता है, पता ही नहीं है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वतः लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कोई भी नागरिक अगर शिक्षित है तो वो विकास में क्या है, एक उसका महत्वपूर्ण है ना। अगर वो शिक्षित है तो समझिए कि विकास होगा, हमारे लोकतंत्र देश में विकास होगा। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में हमारे क्या अधिकार है, लोगों को पता ही नहीं है। तो कैसे यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होगी। तानाशाह, जो पढ़ा लिखा है वो तो एकदम तानाशाह जैसा काम करेगा, आप आवाज ही नहीं उठा पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका अधिकार क्या है। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए क्या है, गंभीर चुनौती है। ठीक है, समझ रहे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्या कहा जा रहा है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। देखिए एक ऐसे भी व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है और एक ऐसे व्यक्ति जो कि जरूरतमंद है, उसे जरूरत
चाहिए किसी का, है ना, किसका, पैसा का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैंक यहाँ पे एक मध्यस्थता करता है। वो कैसे करता है आप लोग को बताना है, इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपनी अतिरिक्त धन को बैंक में जमा करवा देते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा वो बैंक में जमा करा देंगे पैसा, और जहां से उन्हें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अब बदले में उसे प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पैसा तो वो जमा करेगा, ठीक है। और धन की सुरक्षित सुरक्षा भी यहाँ पे मिलती है, धन जो है सुरक्षित भी रहता है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात देखिए, जिसके पास ज्यादा पैसा है तो अगर बैंक में पैसा रखेगा तो बैंक में पैसा सेफ है, कोई खर्च नहीं कर सकता है, प्लस उसका पैसा तो बढ़ भी तो रहा है, बैंक उसके बदले में उसको ब्याज दे रहा है, मतलब पैसा उसका बढ़ रहा है, तो जो धनी लोग उसको तो फायदा ही है, जिसके पास ज्यादा पैसा है तो बैंक में जमा करेगा, बिल्कुल खुशी खुशी जमा करेगा। और बैंक क्या करेगा, बैंक उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। अब बैंक जिसके पास पैसा की कमी है, जिसको पैसा की जरूरत है, बैंक उसे क्या करेगा, लोन दे देगा, जिससे जरूरतमंद, जिसके जरूरत है उन लोगों को उचित दर पे ऋण मिल जाता है, एक अच्छे रेट पर, कि नहीं आपको 3% ब्याज देना होगा, ऐसा कुछ 5% ब्याज देना होगा, जैसा बैंक का होता है कंडीशन, एक उचित दर पे मिल जाता है। जिसके आप देखते हैं कि जो आप कोई दोस्त से लीजिएगा तो क्या बोलेगा वो, अच्छा ठीक है तुम 100 रुपया लोगे, ठीक है, तुमको जब चुकाओगे तो तुमको 100 रुपया और देना पड़ेगा, मतलब 200 रुपया देना होगा, तो ये तो गलत हो गया ना। बट बैंक क्या करता है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलता है, तो एक अच्छी दर से मिलता है। इसके बाद इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है। सिंपल, समझ में आ रहा है बात, कोई एकदम हार्ड वाला वर्ड नहीं है ना, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों, संक्षेप में उत्तर दीजिए। देखिए सूरत में एक बंदरगाह था, बंदरगाह मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो भी सामान होते हैं एक जैसे दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एक तरह से कर लीजिए, है ना, ट्रांसपोर्ट, है ना, ठीक है। तो वो हाशिए पर पहुंच गया था, हाशिए मतलब जैसे तो बिल्कुल उसका खत्म हो गया, है ना के बराबर उसका उपयोग हो रहा है, ठीक है, क्यों, इसका उत्तर आप लोग समझाना है। देखिए इसका समझेंगे एकदम आसानी हम लोग, है ना। मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़े का दबदबा रहता था, है ना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पूरी दुनिया में भारत का सूती कपड़ा का दबदबा था, यानी हर जगह भारत का कपड़ा का डिमांड होता था। उस समय क्या होता था, सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, बहुत ज्यादा यहाँ पे सूरत का बंदरगाह में चहल पहल रहता था, बहुत सारी चीजें वो जाते थे एक देश से दूसरे देश, है ना, ठीक है। कब, जब मशीन का युग नहीं था तब वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होता था, बहुत ज्यादा सामान जो है वो निर्यात होता था, मतलब जाते थे दूसरे देश में जाते थे। पर जब यूरोपीय कंपनी ने अपना पैर पसारा, जैसे यूरोप का कंपनी आया, यानी कि ब्रिटेन, अंग्रेज जैसे ही आया, वो अपना पैर पसारना स्टार्ट करा, बहुत सारे फैक्ट्री खोला, है ना, बहुत सारे मशीन का उपयोग जैसे करने लगा, तो क्या हुआ, है ना, शुरू किया, तो सूरत से पट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कब होने लगा। अब देखिए तो यहाँ पे जो सूरत पे जो आपका बंदरगाह था वो, उसमें जो निर्यात हो रहा था वो कम हो गया, क्योंकि अब डिमांड किसका हो गया, ब्रिटेन का वस्तु का, ठीक है, तो दबदबा कम हो गया। अब जो पहले दबदबा पूरा था अब खत्म, ठीक है, और ये हाशिए पर चला गया। समझ में आया क्यों हाशिए पे गया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताइए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपसे एग्जाम में आ जाएंगे क्वेश्चन, तो इसका कैसे जवाब आप लोग देंगे। तो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, क्या क्या। पहला, जो उच्च न्यायालय है यानी कि जो हाई कोर्ट है, उन्होंने, ठीक है, पैसे और, या पैसे हो गए, ठीक है, पैसे और अपराधियों का प्रभाव जो है कम करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया, ठीक है। मतलब ऐसा कि मतलब आप जो है किसी को पैसे के स्थान, मतलब आप जब चुनाव हो रहा है तो आप किसी को पैसे नहीं बांट सकते हो, है ना। अपराध, है ना, जो अपराधी लोग है ना, इन सभी के लिए जो है कुछ कुछ एक्शन लिए है हमारे जो उच्च न्यायालय। दूसरा, चुनाव लड़ने वाले अपनी के जो उनका संपत्ति है ना, उसके बारे में जो है शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है ना, ठीक है। उसका जो है जो भी ब्यौरा होता है, मतलब पूरा जानकारी वो शपथ पत्र में जो उसे देना पड़ता है, अनिवार्य कर दिया गया है ना, कि आपके पास कितना संपत्ति है ना, वो सारी चीज आपको यहाँ पे बताइए, ठीक है। आपने कितनी क्राइम करके रखे वो भी बताइए, ठीक है, सब कुछ बताना पड़ता है, ये सब चीजें होता है। विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे मान के चलिए बीजेपी पार्टी में बोलेगा नहीं, है ना, बीजेपी पार्टी देखेगा हारा है तो चले जाएगा कांग्रेस में,
देखिए कांग्रेस हार जाए तो आ जाएगा बीजेपी में, तो वो दल बदली जो है वहाँ पे वो सरकार बन जाता है ना, उसे दल बदली सरकार का दिया जाता है। और हमारे अब संविधान में जो ये चीज इंक्लूड करा गया कि ज्यादा अब दल बदल कर नहीं सकते, उस पर रोक लगाने का जो है यहाँ पे प्रयास करा गया है। इससे हम लोग राजनीतिक दल को सुधार सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था। देखिए वैध मतलब एक तो सिखाया जाए तो कानून होता है, वैध मतलब क्या होता है, कानून। जब भी क्वेश्चन में वैध दिखे समझिए कानून का बात हो रहा है ना, ठीक है। तो लोकतंत्र किस प्रकार जो है वैध शासन व्यवस्था है, तो इसको आपको जवाब देना है कि लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई नई सरकार नहीं बन सकती है। सरकार कैसे बनेगा, कानून से चलेगा। जनता अगर समर्थन ना करे, अगला को वोट ना दे जनता, तो उसका सरकार बनेगा, उसका सरकार तो नहीं बनेगा। तो यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। अगर लोकतंत्र देश है तभी तो संभव है ना, कि जनता बिना चुने सरकार बन ही नहीं सकता, जनता के बिना चुने सरकार नहीं बन सकता है। जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाता है, जिसको कम वोट मिल गया, सरकार को कम वोट मिला है ना, जनता ने उसे वोट ही नहीं दिया, तो क्या होगा, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना, भाई अब तू निकल जा, तुम्हारा कहानी खत्म, ठीक है। और उसकी वैधता खत्म हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो उसका काल था वो खत्म, ठीक है, अब टाटा बाय, चले जाओ, है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, 22 नंबर, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करिए। ठीक है, देखिए विकास, किसी भी विकास में जो है ऋण की भूमिका क्या होती है, उसका विश्लेषण आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे आप लोग लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे, विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोन जो है बहुत अच्छा भूमिका निभाता है किसी विकास में। क्यों, समझिए इसको, कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, ठीक है, पैसा अगर मिल जाएगा तो नया कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना अपना जी, नया उद्योग लगा सकता है ना, लगा सकता है, ठीक है, नया उद्योग लगा सकता है, नया फैक्ट्री खोल लेगा वो, ठीक है, वो वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, वो वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगा, उसका इनकम बढ़ेगा ना जी, वस्तु का व्यापार करेगा, वस्तु को बेचेगा तो उसका आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा ना, वो पैसा ज्यादा आप कमाने लगेगा। पहले पैसा कम था, उसके पास पूंजी उसको मिल गया लोन से, तो वो क्या करेगा, वो व्यापार करेगा बड़ा सा, और व्यापार करेगा तो उसका पैसा जो है, उसका जो इनकम है वो बढ़ेगा, ठीक है, आय में वृद्धि होगी और इसका जीवन स्तर सुधरेगा, ठीक है, और उसका जो जीवन स्तर है वो क्या होगा, सुधर जाएगा, ठीक है। और अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करा जाए। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, व्याख्या करें। वुड ब्लॉक जो है प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटे, ठीक है, मतलब उन्होंने वो चीन में रहे और वहां से जो है काफी सालों तक वहां पे रहे और उन्हें जो है वो, ठीक है, वहां पे मिलता है, क्या मिलता है, ये जो है तख्ती वाला जो है प्रेस है, यानी कि वुड ब्लॉक प्रेस जो है उन्हें मिलता है, ठीक है। अब उसको वो जो है वो चीन से कहाँ लेकर के आते हैं, इटली लेकर के आते हैं, ठीक है, यानी कि चीन से ही आया। और चीन के पास जो है वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी और मार्को पोलो जो है यह ज्ञान अपने साथ लेकर के लौटे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यूरोप में ऐसे आया, सिंपल है। किसने लाया, मार्को पोलो ने लाया, ठीक है। कब लाया, तो 1295 में, सिंपल है, ठीक है। 24 नंबर देखिए, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, तो कई सारी चुनौतियां होती है, जैसे कि सबसे पहले वंशवाद की चुनौतियां होती है। वंशवाद क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है, जैसे कि क्या हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा समझिएगा, है ना। अधिकतर राजनीतिक दल अपना काम का जो है पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्यतः कार्यकर्ताओं के नेता बनने और ऊपर आने की संभावना काफी कम हो जाती है, ठीक है। और नेता लोग अपने नजदीकी लोगों या परिवार के सदस्यों को ही जो है आगे बढ़ावा देते हैं और उन्हें जो है ऊंचे पद पे जो है सौंप देते हैं, ठीक है। ये चीज हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ऊंचे पद जो है वो अपने जो अपने निजी करीबी होते हैं उन्हीं को देते हैं। वंशवाद मतलब तो वही तो होता है कि नहीं हम बने तो मेरा बेटा भी बनेगा, ऐसा, भले उसको इसका नॉलेज है या ना है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये तो चुनौती है। इसके बाद सेकंड आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है,
अच्छा विकल्प न होने की चुनौती, मतलब हमारे पास जो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे दल है, बट फिर भी हमारे पास कोई एक अच्छा विकल्प नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी राजनीतिक दल के नीति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। ठीक है, सब लोग का जो नीति है वो एक जैसा ही अब हो गया, जैसे कि इसलिए जनता के पास जो है सार्थक विकल्प नहीं रह गया है। ठीक है, मतलब बहुत सारे पार्टियां है ना, हमारे खास करके भारत में तो बहुत सारे है ना, बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक जो होता है ना कि विश्वसनीय, वैसा कोई नहीं रह गया है ना। ठीक है, थर्ड यहाँ पे देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, धन व अपराधीकरण, चुनाव के समय धन का अधिक से अधिक प्रयोग करके जो है जीतने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। ठीक है, तो ये चीज है। देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाह से बेहतर क्यों माना जाता है, फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो एक तानाशाह व्यवस्था से अच्छा है क्यों है, आप लोग समझेंगे इसका उत्तर। ठीक है, तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होता है उसमें सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा सरकार चुनी जाती है, लोगों द्वारा, यानी कि हम लोग चुनते हैं सरकार को, इसलिए सरकार को जनता का डर रहता है। ठीक है, तो सरकार तो थोड़ा बहुत तो डरता है कि चलिए हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हमें नहीं देगी अगली बार वोट, है ना। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और जनता के हितों के बारे में जो है वो, ठीक है, बात को देखता है, मतलब जनता के हित के लिए जो भी है। ठीक है, पर तानाशाह शासन व्यवस्था में सरकार अपनी मनमानी जो है तरीके से क्या करता है, राज करता है, मतलब उनका जो मन करेगा वो करेगा। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में जनता का खास ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसमें तो डर भी है जनता का कि हमें अगला बार नहीं चुनेगा वो। ठीक है, क्योंकि इन्हें जनता का डर नहीं होता है। तो इस से आप लोग बोल सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो तानाशाह शासन व्यवस्था से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 26 नंबर, प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारण को लिखिए। ठीक है, तो वनस्पति जात मतलब हो गया पेड़ पौधा, प्राणी जात मतलब हो गया जो भी जानवर वगैरह है। ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसके ह्रास होने के क्या कारण आप लोगों को बताना है। तो आंसर लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास लिख लेंगे। ठीक है, ह्रास का सबसे बड़ा कारण मनुष्य ही है। कौन है, मनुष्य, हम लोग, जैसे कि पेड़ पौधा और जो जानवर है। ठीक है, उसका जो ह्रास यानी कि उसका खत्म हो रहा है ना, उसका विनाश हो रहा है, उसका कारण हम ही लोग हैं। ठीक है, हमने अपनी सुख सुविधा के लिए पर्यावरण का भरपूर प्रयोग किया। ठीक है, हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा आदि तथा वन्य जीव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमें किससे प्राप्त होती है, वन्य जीव से प्राप्त होते हैं। इसलिए वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने वाले भी हम ही है, और रेल लाइन, कृषि व्यवस्था और खनन क्रिया से भी वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही तो खैर आप लोग खुद से भी जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 27 नंबर, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि क्रांतिकारियों ने जो है उन्होंने क्या कदम उठाए थे। ठीक है, अपने सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए, मतलब ग्रुप है ना, एक सामूहिक पहचान की हम लोग जो है एक है। ठीक है, ऐसा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए जो है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक नया झंडा बनाया, जो है राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, झंडा, ठीक है, प्रतीक हो गया कि चलिए ये सबका झंडा है। दूसरा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़ करके फ्रेंच भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में चुना गया। ठीक है, अब मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, तो ऐसा होता है ना कि वो अलग भाषा बोलता है, ये अलग भाषा बोलता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया कि सब लोग एक ही भाषा बोलेगा, फ्रेंच भाषा बोलेगा। इससे क्या होगा, इससे एकता बढ़ेगी ना। ठीक है, सब लोग एक भाषा बोलेंगे तो एकता बढ़ेगी। थर्ड आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया गया। ठीक है, एक संविधान बना दिया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून। ठीक है, मतलब जो भी कुछ है वो सबको मिलेगा अधिकार।
तो ये तो अच्छा है, तो इसमें सब लोग खुश रहेगा, ठीक है, तो एकता होगा यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचार प्रचार जो है किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जब जो भी है कि मातृभूमि के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह उन्होंने आवाज दिया कि पितृभूमि है ना, नागरिक, हम लोग नागरिक है, ऐसा कुछ ये यहाँ पे बातें उठाए गए, ताकि जो है एक सामूहिक जो है ग्रुप जो है आप एक तरह से कहा जाए तो बन सके इन लोगों का, है ना, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं वो, देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो भी बाहर से वस्तु आएगा उसके बदले में टैक्स दिया जाएगा, या फिर यहाँ से वस्तु जाएगा किसी दूसरे देश में तो टैक्स दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया गया। और नाप तोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। तो कोई भी चीज नाप तोल का जो है एक अच्छा है, मतलब जो भी समान व्यवस्था है ना, कि सब जगह वही चीज रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले जो है लाभों को लिखिए आप लोग को, ठीक है। तो खैर ये क्वेश्चन हमने कई बार बताया भी आप लोगों को, ठीक है, तो इसका देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये बाढ़ को बचाता है, बाढ़ से मतलब नियंत्रण करता है, बाढ़ से हमें बचाता है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, सिंचाई के लिए जो है जलापूर्ति करता है, जब तक हमें फसल की सिंचाई करें तो हमें जल चाहिए, तो जल हमें यहाँ से मिल जाती है। बिजली बनाता है, विद्युत उत्पादन करता है। पेयजल की उपलब्धता है ना, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो पानी आता है तो कहाँ से आता है, बड़े बड़े डैम से ही तो आता है ना, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना के तो ये तो लाभ है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या होता है, मछली पालन होता है, ठीक है। इसके बाद मृदा अपरदन को रोकथाम कर, तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, पानी भी मिट्टी पे जो है कम कटेगा, इनकी मृदा अपरदन कम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे पर्यटन केंद्रों का निर्माण होगा। अब बहुत सारे लोग आएंगे इस डैम को देखने के लिए, तो यहाँ पे ठीक है एक तरह से पर्यटन केंद्र बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होता है वो अभी हमें बताना है, ठीक है। जैसे कि बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में जो है की जाती है। तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग कि चाय की खेती जो है प्रमुख रूप से जो है असम, पश्चिम बंगाल, इसके लिए आवश्यक जो भौगोलिक परिस्थिति है वो निम्नलिखित है, मतलब इन सभी क्षेत्रों में तो उगाया जाता है, ठीक है। ये जो भी देख रहे हैं आप, इन सभी जगह में भी उगाया जाता है। अब इसके लिए क्या आखिर परिस्थिति होनी चाहिए, मतलब कैसा अनुकूल वातावरण होना चाहिए जो कि इसको उगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कृषि है तो जो है लेटराइट मिट्टी होना चाहिए और ढालू भूमि होना चाहिए। ढालू मतलब ढलान वाला, है ना, कैसा होना चाहिए, ढलान भूमि होना चाहिए। और इसके लिए जो है कुशल एवं सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, जो समझदार हो, सस्ते हो, इसके समय मतलब वो काम करने वाले श्रमिक, है ना, की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो है आप देखते हैं कि 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान आवश्यक होती है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, है ना। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कहा जाए कि सत्ता की साझेदारी क्या है और इसके लिए क्या लाभ है, ठीक है। इसके क्या लाभ है आप लोग को ये भी बताना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सत्ता की साझेदारी होता है क्या क्या। तो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। यहाँ पे जितने भी समाज के जितने भी समूह है, जितने भी लोग है ना, उन सभी की यहाँ पे क्या होती है, समुदाय की भागीदारी होती है, यानी कि सभी का हिस्सा होता है इसमें, है ना, सभी का क्या होता है, हिस्सा होता है। और सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का क्या है, मूल मंत्र है ना, कि किसी भी देश अगर हमारा लोकतंत्र है तो वहां पे सत्ता की साझेदारी होना चाहिए, है ना। इसके बाद आगे आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए जो है निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र का, ठीक है, मूल मंत्र है, और जिसके बिना जो है प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती, मतलब लोगों का तंत्र, यानी कि लोकतंत्र बोलते हैं ना, तो लोकतंत्र ऐसे नहीं कर सकते जब तक हमें हमारे देश में सत्ता की साझेदारी न हो। सेकंड आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब देश सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है, यानी कि अगर हर व्यक्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी को भागीदारी अगर दिया जाएगा ना तो यहाँ पे जो हमारा देश होगा वो मजबूत होगा। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि श्रीलंका में लड़ाई हुआ था आपस में, तो श्रीलंका कमजोर हुआ था ना, तो मजबूत कब होगा, जब यहाँ पे देखेंगे कि सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, सभी समान भागीदारी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब बिना किसी भेदभाव के सभी जाति के हितों को ध्यान में रखते हुए, बिना कोई भेदभाव के
उसकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है, यानी कि कोई संघर्ष होने वाला नहीं है, तथा देश प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर होती है, यानी कि प्रगति करता है, देश विकास करता है। बात समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या हमारा कि खाद्य उपलब्धता पर जो है तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए जो है इतिहास से दो उदाहरण दे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं खाद्य उपलब्धता और तकनीकी के प्रभाव को दर्शाते हुए। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे लिखेंगे कि दो उदाहरण निम्नलिखित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और बोगियों का भार भी कम किया गया। ठीक है, जिससे किसी भी उत्पाद को खेती से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर भी आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, पहुंचाया जा सके आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो खाद उपलब्ध, खाद मतलब उपलब्ध कराना, और तकनीक कैसे जो है यहाँ पे, तो तकनीक अगर ये नहीं रहेगा रेलवे तो कहीं ना कहीं तो खाद उपलब्धता में दिक्कत होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1870 के दशक तक अमेरिका ने यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। मतलब अगर आप देखेंगे तो अमेरिका से यूरोप है ना, जो अमेरिका है यहाँ से यूरोप मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि उस वक्त जो है मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं थी। अगर मान के चलिए अब यहाँ से अमेरिका से यूरोप जाएगा तो टाइम लगेगा ना। अब मान के चलिए अगर कोई मीट है जो कि मरा हुआ है ना, अब उसको 3 दिन या 4 दिन बाद जो है अगर पहुंचेगा वहां पे तो और खराब हो जाएगा, तो और सड़ जाएगा, गंद आने लगेगा। या कोई जिंदा ही है तो मतलब उसके लिए तो मतलब खाने की व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा, नहीं देंगे तो भूखे मर जाएगा। तो बहुत सारी समस्या आती थी जिसके क्यों? क्योंकि तकनीक नहीं था हमारे पास। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे कि नई तकनीक के आने पर जो है, यहाँ पे नई तकनीक के आने पर क्या हुआ कि यह जो है स्थिति बदल गई। पानी के जहाज में रेफ्रिजरेटर की तकनीक जो है की स्थापना की गई। मतलब पानी का जो जहाज होता है यानी कि जो नाव होता है उसमें रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की तकनीक लाई गई है ना। और जिससे क्या होता था, जिससे जो है जल्दी खराब होने वाले चीज भी लंबी यात्रा के लिए ले जाया जा सकता था, यानी कि जो चीजें जल्दी खराब हो जाती थी अब उसको अब लंबे समय तक जो है आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या कर सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं ना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर आ गया, फ्रिज आ गया उसमें। ठीक है, जहाज में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है क्या कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए जो है नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। अपने शासन शासन वाले क्षेत्र में, मतलब जहां पे वो शासन करता था वहां पे कुशल, ठीक है, ज्यादा कुशल, किसको? ज्यादा कुशल के लिए। ठीक है, नेपोलियन ने क्या बदलाव किया अगर आप देखेंगे तो, मतलब शासन व्यवस्था, मतलब जो शासन करते हैं ना उसको अच्छा बचा बनाने के लिए, शासन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किए। तो अब यहाँ पे देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन वाले क्षेत्रों में ज्यादा कुशल, ठीक है, शासन वाले क्षेत्रों को ज्यादा कुशल बनाने के निम्नलिखित बदलाव किए। क्या? तो पहला लिखेंगे यहाँ पे नेपोलियन ने सिविल कोड लागू की। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता था। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, एक सिविल कोड लागू किया जिसे क्या नाम दिया जाता है, नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। और इसके तहत जो है जन्म के आधार पे, किसके आधार पे? इसके तहत जन्म के आधार पर जो है मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया गया है ना। मतलब जन्म के आधार पर जो सुविधा दी जाती थी अब वो खत्म हो गया। ठीक है, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। अब नेपोलियन कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब सिविल कोड आपको याद ना होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, उन्होंने जो है हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया तथा संपत्ति के अधिकार को, है ना, बहाल किया। ठीक है, यानी कि सभी नागरिकों को यहाँ पे अब अधिकार समान मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए। यानी कि ये जो यातायात है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, संचार यानी कि जो टेलीफोन वगैरह से हम लोग बात करते हैं ना, तो इन सभी चीजों में क्या हुआ, सुधार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि उसने जो है जमींदार प्रथा, ठीक है, जमींदारी जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, और किसानों को भू दास्ता और जमींदारी शुल्क से मुक्ति दिलाया। ठीक है, किसानों को जो है अब जो जमीन का जो वो लिया था ना पैसा, उससे अब मुक्ति हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या
मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो मुद्रण संस्कृति ने अब राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? मुद्रण संस्कृति तो पता है, इनकी जो मुद्रण आया तो उससे क्या हुआ कि जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ होगा, सिंपल सी बात है, छाप पेपर के माध्यम से। चलिए इसको समझते हैं यहाँ पे। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। पहला लिख सकते हैं यहाँ पे कि पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। ठीक है, जो पत्रिका छप रही थी उसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई, की बुराई की गई, है ना। और इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन, ठीक है, की बुराई एवं शोषण का पता चला। यानी कि जो आम जनता थे, जो जिनको पता नहीं था, उनको पता चला। ठीक है, किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से, है ना, पत्रिकाओं के माध्यम से, क्योंकि उसमें बुराई किया गया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो उससे पता चला कि नहीं, अंग्रेज जो है बहुत ही बुरे हैं। ठीक है, जो आम जनता थे उनको पता चला। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं कि कहानियां, कविता आदि के द्वारा जो है भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। मतलब बहुत सारे कहानियां बताया गया, बहुत सारे आप देखते हैं कि कविता, है ना, लिखा गया, जिससे कि लोगों में क्या हो, राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो, है ना, राष्ट्र के प्रति जो है मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए, है ना। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रवादी अखबारों ने अंग्रेज, ठीक है, ने क्रांतिकारियों अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच, ठीक है, जो क्रांतिकारी विचार थे, यानी कि जिससे क्या हो सकते हैं, क्रांति हो सकते हैं, उन सारे विचारों को जो है जनता लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है कि 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के, है ना, स्थानीय स्वशासन के दो, एक मिनट ये क्वेश्चन देख लेंगे फिर से। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के दो महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो संविधान का जो संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, आप लोग को पता होगा। तो आखिर उससे पहले और उससे बाद में क्या अंतर था आप लोग को बताना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि जब 1992 का बात करें तो उससे पहले जो है हमारा स्थानीय सरकार के पास अपना कोई अधिकार नहीं था। मतलब स्थानीय सरकार थे बट उसका पास कोई अधिकार नहीं था, कोई लिखित नहीं था, है ना। परंतु 1992 के बाद जो संविधान में जो है राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकार को दे दे, है ना। यानी कि स्थानीय सरकार को भी कुछ पावर यहाँ पे दे दिया गया 1992 में संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1992 के पहले स्थानीय सरकार के लिए जो है नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे। यानी कि जो स्थानीय सरकार थे ना, यानी कि जो क्षेत्रीय सरकार थे जो आपके क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि कोई भी स्टेट हो गया ना, तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उन सभी जगहों में जो होता है ना, तो उसका जो एग्जाम जो है, मतलब एग्जाम बोर्ड है सॉरी, है ना, ठीक है, वहां पे जो है चुनाव होने लगे। परंतु 1992 के संविधान के बाद, ठीक है, नियमित रूप से चुनाव होने लगे। अब जो है पहले चुनाव नहीं होता था बट अब जो है एकदम बिल्कुल फिक्स टाइम पे, मतलब हर 5 साल पे चुनाव होने लगा। ठीक है, 1992 के बाद। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि 1992 के पहले महिलाओं के लिए जो है सीटें आरक्षित नहीं थे। मतलब महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं फिक्स था कि आप लोग को जो है यहाँ पे चुनाव आप लड़ सकते। जबकि 1992 के संविधान संशोधन के बाद महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई, है ना, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है हमारा कि जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जूट उद्योग, जूट मतलब होता है जो बोरा देखते हैं ना, बोरा, तो बोरा उद्योग के बारे में बोला जा रहा है कि उनको क्या समस्या होती थी। तो बहुत सारी समस्या होती होंगी। सबसे पहला लिख सकते हैं कि जूट से बने बोरियों की मांग निरंतर कम होती जा रही थी, यानी कि जो डिमांड है वो बहुत कम हो रहा था धीरे धीरे। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, इसलिए बाजार में इन्हें कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था। यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे प्रतियोगिता होता था। यानी कि प्रतियोगिता मतलब कहा जाए तो कंपटीशन, है ना, ठीक है, क्योंकि बहुत महंगा होता था, सिंपल सी बात है। तो कंपटीशन तो होना ही होना है कि आपका डिमांड होगा ही नहीं, क्योंकि महंगा है ना, कौन खरीदेगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कृत्रिम धागा से बने सामान के बढ़ते हुए प्रचलन ने भी जूट उद्योग के लिए जो है समस्या उत्पन्न कर दी। यानी कि जो कृत्रिम धागा था, यानी कि जो मैनमेड द्वारा जो धागा बनाया गया, यानी कि मानव द्वारा, इसका जो प्रचलन हो गया, यानी कि काफी ज्यादा ये चलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि आप देखते हैं कि जो जूट उद्योग है उसमें भी बहुत ज्यादा समस्या आया। ठीक है, डिमांड घटा क्योंकि महंगा था ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तृतीय क्षेत्र
अन्य क्षेत्र से अलग कैसे है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए इसको समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, वस्तुओं को बनाया जाता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है तो उसको समझते हैं हम लोग। तो मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में मशीन चाहिए बट तृतीय क्षेत्र में मशीन नहीं चाहिए। सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पे, इस सेक्टर में श्रमिक के मानसिक क्षमता की अधिक जरूरत पड़ती है। मानसिक मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक, दिमाग से काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वस्तु को नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वस्तु बनाने वाला काम तो दूसरे क्षेत्र का होता है। उदाहरण के लिए डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील आदि, ठीक है, ये सब आते हैं। अब अन्य क्षेत्र का अगर हम बात करें तो देखिए ये तो हमारे तृतीय क्षेत्र हो गए, इसमें आते हैं। अन्य क्षेत्र का बात करते हैं तो मशीनों की जरूरी होती है, मशीन होना चाहिए, ठीक है। जिसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में मशीन चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधा काटने के लिए, उसका पेपर बनाने के लिए, पेपर या फिर कॉपी बनाने के लिए मशीन चाहिए ना, तो मशीन की जरूरत पड़ती है। इन क्षेत्रों में श्रमिक के शारीरिक परिश्रम का अधिक जरूरत पड़ता है, यानी कि लोग शरीर से काम करते हैं, ठीक है। अब पेड़ को काटेंगे तो हाथ से काम होगा ना, ठीक है। कोई भी चीज बनाएंगे तो हाथ का काम होगा, शरीर का काम होता है, ठीक है। भौतिक वस्तु का निर्माण होता है, यहाँ पे एक वस्तु को बनाया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए जो है मिस्त्री हो गई, बढ़ई हो गए या राजमिस्त्री, इन सभी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परछन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम सीधा छपेगा ये वाला क्वेश्चन, तो समझिएगा इसको। तो यहाँ पे बताया गया यहाँ पे कि परछन बेरोजगारी को, बेरोजगारी में हम देखते हैं कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब लोगों को रोजगार तो है बट ऐसा नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। जो काम एक आदमी से हो सकता है उसको जो है करने वाले एक से अधिक आदमी है, इसलिए मतलब हमें इसलिए लगे रहते हैं, ठीक है, कि बाकी के पास कोई रोजगार नहीं होता है। मतलब काम तो कर रहे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो लोग एक्स्ट्रा है, मतलब एक लोग की आवश्यकता है, तो बाकी जो लोग है उसको, उसके पास रियल में कोई रोजगार नहीं है। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी की स्थिति में साल में कुछ महीने ही काम करने को मिलती है, नहीं तो फिर हमेशा बेकार ही रहते हैं, मतलब कोई काम नहीं। मतलब मौसम के हिसाब से, जैसे कि कोई फसल है वो मौसम के हिसाब से उगता है, तो वो फसल तो उग गया, अब उसके बाद वो बेरोजगार हो गया, ठीक है। तो ये मौसमी बेरोजगारी होती है। और परछन बेरोजगारी मतलब कि जैसे कि कोई एक क्षेत्र जहाँ पे 50 लोग की आवश्यकता है, अब वहां पे 100 लोग काम करे, तो जो 50 लोग है वो तो आपको दिख रहा है काम करे, बट वो तो बेरोजगार ही है ना, जैसे कहा जाए तो वही परछन बेरोजगारी होता है, ठीक है। दोनों प्रकार की बेरोजगारी अक्सर गाँव में ही देखने को मिलती है, यानी कि कृषि क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यानी कि पहला जालियांवाला बाग बोला गया, दूसरा रूलेट एक्ट बोला गया, ठीक है। तो चलिए हम टिप्पणी कर देते हैं। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारतीय इतिहास में एक कलंकनीय घटना है, मतलब बहुत ही बुरा घटना था। और अमृतसर के जालियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था यहाँ पे, शांतिपूर्ण थे लेकिन, ठीक है, शांति से जो इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में, ठीक है, अमृतसर जगह है यहाँ पे, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने जो उस पर गोली चलवा दी थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है क्या किया था, उस पर गोली चलवा दी थी। अच्छा, ये एक बैसाखी मेला था, उसी समय यहाँ पे लोग आए थे, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार बिल्कुल गेट बंद करता है और गोली चलवा देता है, जिसमें अनेक जो है लोग निर्दोष, है ना, निहत्थे मारे गए, ठीक, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो एक मिनट, हाँ, रोलेट एक्ट समझ लीजिए। देखिए रोलेट एक्ट क्या होता है तो समझिए। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो है लाया गया, ठीक है, एक कानून, एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर जो है किसी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। मतलब सिंपल सी बात है कि रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, रोलेट एक्ट, जिसमें कि भारत के लोग अगर ब्रिटिश के खिलाफ बोलते, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई जांच करे, उसको क्या करेगा, वो जेल में डाल देगा। तो ये था रोलेट एक्ट, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो चोरा चोरी हत्याकांड क्या था, ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गोरखपुर के चोरा चोरी नामक जगह, है ना, गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चोरा चोरी, है ना, इसमें क्या हुए थे, हिंसक घटना घटित हुई थी, है ना, जिसके तहत जो है भीड़ ने पुलिस थाने को
आग लगा दी। ठीक है, जो पूरा भीड़ था ना वो क्या किया, मतलब सिंपल सी बात है, आंदोलन चल रही थी, असहयोग आंदोलन। गांधी जी बोले थे कि बिल्कुल बिना कोई जो है कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे लोगों में आक्रोश हो, मतलब शांतिपूर्ण करना है। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बट इन्होंने क्या करा, है ना, एक पुलिस थाने में ही क्या कर दी, आग लगा दी। अब इससे हुआ क्या कि जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर मर गए। और इस घटना को चोरा चोरी नामक जो है हत्याकांड से जाना जाता है। ठीक है, 14 नंबर, सामाजिक अंतर अब और कैसे। सामाजिक अंतर कब और कैसे जो है सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। समाज में जो अंतर होता है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के होते हैं, तो ये कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है वो आपको समझाना है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे भारत एक सामाजिक विविधता से संपूर्ण देश है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म, है ना, तथा समुदाय के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, इनके उसका खुद का कैपेसिटी है ना, अभी कह सकते हैं समानता, और रूप रंग अलग अलग है। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति, कोई काला है कोई गोरा है, बनावट रूप रंग अलग अलग है। सभी का व्यवसाय, पढ़ाई के विषय या फिर खेल या सांस्कृतिक गतिविधियां अलग अलग है। हर लोग अलग तरह से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हर लोग अलग व्यवसाय कर रहे हैं, है ना, हर लोग का संस्कृति अलग है। ठीक है, इसका चुनाव लोगों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है ना, तो ये जो है लोग अपने निर्भर अपने पसंद के हिसाब से जो है अपनाते हैं, है ना। और इन्हीं सामाजिक विद्रोह के कारण जो है सामाजिक समूह बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया जाए तो ये सामाजिक जो विद्रोह होता है ना, इसके लिए क्या बनाया जाता है, सामाजिक समूह बनाया जाता है। और जब सामाजिक असमानताएं विद्रोह का रूप ले लेती है, जो समाज में जो असमानता है यानी कि विविधता जो जब क्या ले लेती है, एक विद्रोह का रूप ले लेती है, तो सामाजिक विभाजन हो जाता है, यानी कि समाज में बंटवारा हो जाता है। ठीक है, कि तुम वहां रहो तुम वहां रहो। नेक्स्ट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, तो समझेंगे इसको। तो राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है, पानी बहुत ज्यादा कम होता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्योंकि वहां जो है उचित वर्षा नहीं होती है, इसलिए राजस्थान में जो है जल संरक्षण के लिए जो है भूमिगत टैंक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल को क्या करना, एक टैंक में जमा करना, जमीन के अंदर टैंक लगा होता है उसमें जमा करना वर्षा वाला। ठीक है, और इसके मुख्य रूप से जो है घर के आंगन में बनाया जाता है। तो ये जो है कहाँ पे बनता है, तो हमारे घर के आंगन में बनाया जाता है। और ये भूमिगत टैंक जो है पाइपों से जुड़ी होती है, यानी कि ये टैंक जमीन के अंदर होता है, ये पाइप से जुड़ा होता है। और पाइप जो है छत से जुड़ी होती है, जो पाइप होता है वो छत से जुड़ा होता है, ताकि जो है बारिश का सारा पानी जो है पाइप के सहारे जो है कहाँ पे जमा हो जाए, टैंक में जाकर जमा हो जाए। और राजस्थान में लोग छत पर भी वर्षा जल संग्रह करते हैं, यानी कि ये छत वर्षा जल संग्रह इसका नाम कहा जाता है। ठीक है, और ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्र में बदल दिया जाता है, और इस प्रकार जो है जल का किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज जो है आज की क्लास में जो आप लोग का यहाँ पे पूरा जो है 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो एंड हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम में हम आपको बता दें कि इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी 100% गारंटी बोलेंगे कि एग्जाम में जो है 100% क्वेश्चन जो है उसी से छपेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।